चलिए एक क्विक वे में आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसको आप देखेंगे, सॉरी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। क्या था कि एक्स जो है, एक्स वो वाई से जो है वो एग्रीमेंट करता है। क्या एग्रीमेंट करता है कि मैं तुमको, एक्स कहता है वाई को कि 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम जो है वो जेड को मार दोगे। तो बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, ये तो वॉइड हो गया। और वाई को पैसे देने के लिए एक्स क्या करता है कि 1 लाख जो रुपए है वो लेता है किससे, डब्ल्यू से। और डब्ल्यू को पता रहता है कि मुझसे जो 1 लाख रुपए ले रहा है वो मर्डर करवाएगा जेड का। अब जब ये चीज पता था तो आपको क्या लग रहा है, वाई क्या करता है, फिर जेड को मार देता है। एक्स फिर क्या कहता है, देखिए वाई को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला एक्स से। एक्स बोला वाई को कि तुम जो है वो जेड को मार दो, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। और एक्स 1 लाख रुपए डब्ल्यू से लेता है और डब्ल्यू को ये चीज पता है। अब वाई बेचारा जेड को मार दिया, ठीक है, लेकिन एक्स सब कह रहा है कि अब मैं पैसे दूंगा ही नहीं। तो जब एक्स पैसे देने के लिए नहीं कर रहा है तो और एक्स किसको पैसे नहीं देने का है ना, वाई को देने को कह रहा है ना डब्ल्यू से। एक्स लिया था पैसा किससे, डब्ल्यू से, और दिया किसको, देना किसको था, वाई को। ठीक है, वाई को देना था, क्यों, क्योंकि उसे जेड को मार दिया था एक्स के कहने पे। तो बोल रहा है कि अब वो ना तो वाई को पैसे दे रहा है क्योंकि वाई मर्डर किया, और ना ही डब्ल्यू को जिससे वो 1 लाख रुपए लिया है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो एक्स और वाई दोनों के बीच में जो है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखिए ये वॉइड है। ठीक है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि किसी को मर्डर करने के लिए पैसे लेना, आप खुद सोचिए ना, ये क्या है, वॉइड है, थ्रीटन है। कोर्सियन के केस में आएगा ये, अंडवी इन्फ्लुएंस में तो है नहीं, कोर्सियन जो है जो हम पढ़े थे तो उसमें आएगा। तो ये क्या था, वॉइड हो गया। अब एक्स एंड डब्ल्यू, देखिए अब एक्स तो डब्ल्यू से पैसे लिया, लेकिन किस चीज के लिए, मर्डर करने के लिए। तो ये बात डब्ल्यू को भी पता था। तो जब उसको पता था तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, वॉइड होना चाहिए। जब तुमको पता था तो तुमने क्यों पैसे दिए। ओके, आगे आइए, देखिए इसका मैं टोटल बताता हूँ कि मिस्टर आर एक मैन्युफैक्चरर है किस चीज के, टॉयज के। और वो क्या करते हैं, एक एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड के पास पहुंचते हैं रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए। और कितना का सप्लाई के लिए, 1.5 लाख के लिए। फिर मिस्टर आर को जो है वो 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि ठीक है आप 1 महीने के बाद पैसे दे दीजिए। 1 महीने से पहले ही मिस्टर आर जो है वो कंपनी के पास पहुंचते हैं और मिस्टर सी से मिलते हैं। सी जो है वो एक एम्प्लॉय है किसका, वही कंपनी का जो बिलिंग काउंटर पे रहता है। कंपनी से वो 1.5 लाख में उधार ले गए थे और जब चुकाने हैं तो कंपनी का जो एक एम्प्लॉय मिला किस पे, काउंटर पे, जो कहता है कि पेमेंट मुझे दे दीजिए क्योंकि अभी जो लेने वाला था वो अभी एब्सेंट है, लीव पर है। तो मिस्टर आर भी सोचता है कि हाँ इसके पास अथॉरिटी होगा, ये तो इंटरनल बात है कि इसको अथॉरिटी है कि किसको नहीं है, ले सकता है कि नहीं, ये तो कंपनी की बात हो गई। हालांकि ये जब कंपनी का एम्प्लॉय है तो इसे हम दे सकते हैं। तो उसे वो पैसे दे देते हैं, ठीक है, और उससे एक साइन और एक सील रिसिप्ट मतलब रिसीव कर लेते हैं किससे, मिस्टर सी से। मतलब देखिए फिर से समझिए, आर जो है वो कंपनी से 1.5 लाख के क्रेडिट पे कुछ सामान खरीदे थे, फिर जब 1.5 लाख रुपए देना था तो वो देने गए तो कोई इम्प्लॉय था उसे दे दिए और उसे एक रिसिप्ट ले लिया। इम्प्लॉय किसका था, उसी कंपनी का। अब आगे सुनिए, जब ड्यू डेट जो 1 महीना का था वो खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा, मिस्टर आर जो पे किए हैं उन्हीं के पास एक नोटिस आया उसी कंपनी से कि आप 1.5 लाख अभी पे नहीं किए हैं। जो कि ये मिस्टर जो ये थे वो तो इम्प्लॉय को पे कर दिए थे, लेकिन नोटिस आया कंपनी से कि आप पे नहीं किए 1.5 लाख। तो मिस्टर आर जो है इन्फॉर्म करते हैं कंपनी को कि नहीं, वो ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं कंपनी को, जो ऊपर अमाउंट है वो दे चुके हैं। और क्योंकि वो आउटसाइडर है तो उन्हें थोड़े पता है कि बिजनेस में किसको जो है वो अथॉरिटी है या नहीं है, किस पे वो ट्रस्ट करें। वो बोले कि मिस्टर सी जो क्लेम किया है वो एम्प्लॉय है और उसी ने उनको रिसिप्ट भी दिया है। कंपनी को ये बात बोले, फिर क्या होता है, कंपनी केस कर देती है मिस्टर आर पर, नहीं मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे पैसे चाहिए, ये चीज कंपनी कहती है। तो आपको बताना है कि डिस्कस दी फेट ऑफ द सूट and the liability of Mr. R towards the company as on the current date in accordance with the provision of the Company Act। अब बताइए, इंटरनल अफेयर्स के बारे में तो इनको पता नहीं होता है। मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि किसी को पावर्स जो है एम्प्लॉय को देता है कि आप पैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये चीज क्या आउटसाइडर को पता होगा, नहीं। तो ये चीज जब इनको पता नहीं होगा तो क्या हो गया, जब इंटरनल अफेयर्स मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के बारे में इनको कुछ नहीं पता था, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके बारे में तो इनको कुछ नहीं पता था। तब जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं पता था तो ये तो लायबल होंगे नहीं। कौन लायबल नहीं होंगे, जो थे मतलब जो बायर थे, मतलब मिस्टर आर, वो यहाँ पे लायबल नहीं होते। लेकिन वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रिसिप्ट अंडर द कंपनी सील वाज नॉट इशूड बाय
द मिस्टर सी आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। देखिए जब वो पेमेंट कर देते जाहिर सी बात है कंपनी के बिलीफ पर ही पेमेंट करते, तो इस बात का तो कुछ मतलब होता नहीं। यानी कि जब वो पे कर दिए हैं पैसे, तो भाई ये कंपनी का जो है वो देखना चाहिए कि हाँ हमारा हम सच में उसको ये पावर दे के रखे हैं कि नहीं, ना कि आउटसाइडर इसको चेक करेगा। ओके, डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। देखिए अनअसर्टेन गुड्स पर क्या आप कर सकते हैं, क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें एग्रीमेंट टू सेल आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में सेल हो नहीं सकता। तो पहले अनसर्टेन गुड्स जब वो सर्टेन बन जाता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तब जाकर उसको जो है वो सेल्स के लायक बनाते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस आपको लिखना था एसेंशियल एलिमेंट्स में। आगे यहाँ पे था कि प्रोविजंस लिखना था कि एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड। वैलिड एग्रीमेंट क्या होते हैं? देखिए विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है, वो रिटर्न में होनी चाहिए, ये सारे सर्कमस्टांसेस जो आपको पता है। वहीं पे था कि प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। टाइम बार डेट मतलब वैसी वैसा क्रेडिट अमाउंट जिसका टाइम बहुत हो गया है, मतलब बहुत दिन से आप पैसे ही नहीं दिए, तो लॉ कहता है कि ठीक है अब आपको वो पैसा मिलने वाला भी नहीं है, तो उसको इन्फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको जो है आपको एक्सप्लेन कर देना कि हाँ कब जब 3 साल के अंदर या फिर कोई मिनिमम टाइम होता है उसके अंदर अगर आप पे कर दिए हैं तो वो टाइम बाद पेमेंट के लिए फोर्सिएबल होगा, लेकिन अगर उसके बाद टाइम एक्सपायर हो गया तो वो अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा। आगे देखिए एलएलपी। एलएलपी की बात करें कि एलएलपी जो है इज फिक्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दे इन्वेस्ट, वेयर एज एलएलसी। देखिए एलएलपी और एलएलसी के दोनों के बारे में डिफरेंस पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपको पता होगा कि एलएलपी और एलएलसी में मेन डिफरेंस यही है कि एलएलपी जो है वो टाइटल किस चीज को है, फॉर्म कंपनी को। एलएलसी है फॉर्म और कंपनी दोनों को टाइटल ये जो है वो शो करता है, यहाँ पे दिख रहे हैं आप। एलएलपी में क्या है कि एलएलपी में यहाँ पे पार्टनर्स ओनर होते हैं, ठीक है, और एलएलसी में कौन ओनर होते हैं, डायरेक्टर्स। फिर से सुनिए, एलएलसी जो है उसमें हमारे डायरेक्टर्स ओनर होते हैं और एलएलपी में हमारे पार्टनर्स ओनर होते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 का है, क्या एक पार्टनर को बाहर किया जा सकता है और क्या क्या केसेस हैं? देखिए एक पार्टनर को बाहर किया जा सकता है कैसे, उसके म्यूचुअली उससे पूछ लेंगे कि हाँ तुम एग्री करते हो बाहर जाने के लिए कि नहीं, मतलब उससे हम राय ले लेंगे। दूसरी बात वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको दबाव के साथ करना चाहिए, फ्री और एक लॉफुल होनी चाहिए, और जितना उसका प्रॉफिट है उतने हिस्से उसको दे देनी चाहिए। तो ये सारे जो फ्री और फेयर मैनर में है उससे वोटिंग लेकर और मेजोरिटी में जो पार्टनर चाहेंगे उसको एक्सपेल्ड आउट करना, तो एक्सपेल्ड आउट वो हो सकता है। ये सारे केसेज हैं। नेक्स्ट देखिए मिस्टर वाई जो थे उनका एज है 21 साल, वो अपना मेंटल थोड़ा लॉस हो गया है उनका। क्यों उनका मेंटल लॉस हो गया? क्योंकि उनके माता पिता का जो है वो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो वो बेचारा अपना रहना शुरू कर दिए किसके साथ, ग्रैंड मदर अपनी दादी के साथ रह रहे थे। उनकी दादी की उम्र 85 साल है, जो कि चल नहीं सकती है और डिपेंडेंट टोटली किस पे है, वो अपने जो उसका ग्रैंडसन है उसी पे। जो मिस्टर एम जे एक नेवर हैं, वो सोचते हैं कि ओह कितना गलत हुआ, और ये चीज सोचकर मतलब एक आउट ऑफ पिटी मतलब एक सहानुभूति के तौर पे वो उन दोनों को मदद करने लगते हैं। किसको? मिस्टर वाई को और उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको, और कुछ भोजन देने लगते हैं और नेसेसरी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं दोनों को। और क्या होता है कि मिस्टर वाई जो थे और उनकी ग्रैंड मदर वो अपने घर में रहते थे, अपने पेरेंट्स के घर में रहता था वो। मिस्टर एम जो है वो और क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। किसको? ग्रैंड मदर जो कि बूढ़ी थी उनको। किसके लिए? इमरजेंसी मेडिकल के लिए। अब देखिए ट्रीटमेंट के लिए भी वो सप्लाई किए। आफ्टर सप्लाइंग नेसेसिटी टू मिस्टर वाई को जो नेसेसिटी वो सप्लाई किए, 4 साल तक सप्लाई किए। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो मुझे 15 लाख रुपए अब दे दो, बहुत दिनों से मैं तुम्हें सर्व कर रही हूँ, 15 लाख दे दो। जो उसी में से 7 लाख जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर हम दिए हैं, तुम्हारी दादी के वो भी हमें चाहिए। टोटल 15 लाख है, और तुम्हारा 7 लाख दादी के ट्रीटमेंट पे हम पे किए हैं और 8 लाख हम तुम पे किए हैं। ओके। मिस्टर वाई कहता है कि नहीं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स की ज्वेलरी जो है वो सिर्फ 4 लाख ही दे सकती है और इसके बाद मैं कुछ भी पैसे नहीं दूंगा। मिस्टर एम जो है वो रिफ्यूज कर देता कि नहीं दूंगा। और थ्रीटेन मिस्टर वाई, मिस्टर एम जो है, सॉरी मिस्टर एम को तो रिसीव करना है, मिस्टर एम जो है वो इसको कहता है कि नहीं मैं 4 लाख नहीं लूंगा, मुझे और अमाउंट चाहिए। मिस्टर वाई को जबरदस्ती करने लगता है, फिर केस होता है किस चीज के लिए, रिकवर करने के लिए अमाउंट। तो क्या आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 68 था उसके बेसिस पे वो क्या वो रिकवर कर सकते? देखिए कोई भी नेसेसरी अगर आप प्रोवाइड किए हैं, जो इंसान उस टाइम अच्छे से मेंटल स्थिति में नहीं था, फिर भी नेसेसरी अगर प्रोवाइड किए हैं इनकेपेबल पर्सन को, तो आपको उस चीज के लिए आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अपना क्लेम कर सकते हैं और उतना का ही करेंगे जितना आप उसको दिए हैं। अब ग्रैंड मदर पर जो सप्लाई की है वो तो है ही। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर्स? अनपेड सेलर का क्या राइट है?
ऊपर वाला अनपेड सेलर का क्या राइट है? टू रीसेल द गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स है। अब बताइए अनपेड सेलर है तो पहले तो वो गुड्स को परचेस करेगा, ठीक है, गुड्स को परचेस कर लेगा, गुड को स्टॉप कर देगा, ट्रांजिट इन ट्रांजिट स्टॉप भी कर सकता है, उसको रोक भी सकता है, उसको वापस ला सकता है, उसको सेल भी कर सकता है, ठीक है। तो इन सारे केसेस है, अगर वो अनपेड है तो सब कुछ कर सकता है, रीसेल कर सकता है। और वहीं पे अगर ये भी केसेस है कि अगर बहुत समय तक रह गया तो बहुत कुछ के लिए वो क्लेम भी करेगा। तो ये सारे राइट्स हैं अनपेड सेलर के। जब पे ही नहीं हुआ है सेलर को, कुछ भी पैसे नहीं दिए, तो क्या करेगा? आपके सामान को रोक लेगा अगर ट्रांजिट में है तो। अगर आप ले लिए तो आपसे ओनरशिप छीन कर बेच सकता है किसी को। ये सारे राइट्स हैं उनके। अब देखिए इंडियन पार्टनरशिप जो है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। तो अब बताइए जब वो नॉन रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो क्या क्या इसका कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखिए नॉन रजिस्टर्ड है तो ये केस नहीं कर सकता किसी पे, ठीक है। अगर ये नॉन रजिस्टर्ड है तो ये किसी रजिस्टर्ड पे केस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कोई रजिस्टर्ड इस पे केस कर सकता है, ठीक है। अगर ये खुद ही नॉन रजिस्टर्ड है तो इसका कंसिक्वेंसेज क्या है? लॉ तो इसको मानेगा नहीं, कहेगा तुम तो रजिस्टर्ड हो नहीं, तुम क्यों केस करोगे। और सामने वाला अगर कोई कंपनी इस पे केस करता है तो इस पर तो केस हो ही जाएगा। एक तो कि ये ऑलरेडी नॉन रजिस्टर्ड है, तो लायबल कौन सी ज्यादा है? नॉन रजिस्ट्रेशन वाला। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पर केस भी किया जा सकता है, और आप केस नहीं कर सकते। कोई पार्टनर्स जो है वो भी अगर कुछ क्लेम व्लेम करते हैं तो उनका वैल्यू नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है अगर नॉन रजिस्ट्रेशन है तो। अब नेक्स्ट देखिए 5 का ए। 5 का ए क्या कहता है कि एक मिस्टर के हैं जो जाते हैं एम एस मकरना मार्बल, जो मार्बल विजिटेड एम एस मकरमा मार्बल्स, किस चीज के लिए वो जाते हैं इस दुकान में? फॉर द परचेज ऑफ मार्बल, मार्बल और टाइल्स के लिए वो जाते हैं एक मकरना मार्बल जो दुकान है उसके पास, अपना घर में टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए। ऑनर को कहते हैं कि आप ठीक है, आप एक बार मेरे घर चलिए और सब कुछ देख लीजिए कैसे कैसे मार्बल लगेगा। तो कहता है वो ओनर के ठीक है हम चलते हैं। वो आता है उनके घर को देखता है और इंस्पेक्ट करना शुरू करता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे वो इंस्पेक्ट कर लिया होता है, ठीक है। एंड द कार पार्किंग स्पेस, मतलब कार पार्किंग स्पेस को भी वो इंस्पेक्ट कर लेता है और फर्स्ट फ्लोर को भी। उसके बाद क्या करता है कि मिस्टर के जो है वो कहते हैं कि चलिए आप सेकंड फ्लोर भी देख लीजिए, उस पर कैसा मार्बल लगेगा, क्या चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब होने वाला है तो वो तो अलग होगा ऊपर। तो मिस्टर जे कहते नहीं 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 कोई बात नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, और चुपचाप वो इग्नोर करके चला जाता। अब सोचिए सेलर था, अगर सेलर को कोई चीज बता दिया गया था, उनको इंस्पेक्ट कर दिया गया था, एक सैंपलिंग देने की कोशिश की गई थी, तो सेलर इग्नोर कर दिया। तो ये तो यहाँ पे तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। सेलर को जो बात बायर कह रहा है तो वो सुनना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुना। अब देखिए 146 ब्लॉक्स जो है वो मार्बल वो प्रोवाइड कर दिया। कौन? सेलर। सेलर प्रोवाइड किया, और सारे के सारे जो थे साइज फॉर द रूम्स एंड द 16 बॉक्सेस फॉर द टाइल्स, टाइल्स के लिए 16 थे और बाकी की चीज के लिए रूम के लिए थे। विद अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट द टाइल्स कैन बियर ओनली, वो क्या बोले कि रीजनेबल वेट ही ये बियर कर पाएंगे। ये साफ बोल दिया। कौन बोल दिया? जे, कि जो है वो थोड़े से हल्के वेट ही बियर कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेट बियर कर पाएंगे। अब देखिए क्या हो गया कि मार्बल एंड टाइल्स वेयर सक्सेसफुली लेड एक्सेप्ट ऑन द सेकंड फ्लोर। देखिए फर्स्ट फ्लोर पे तो ये लोग बात किए थे दोनों, तो दोनों चेक भी कर लिया था जो ओनर था वो, लेकिन सेकंड फ्लोर पे तो वो गया नहीं था। फर्स्ट फ्लोर पे तो अच्छे से लग गया। ओके, अब सेकंड फ्लोर पे क्या हुआ है कि जो वो लगाया था वो अच्छे से नहीं लग पाया, ठीक है। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे तो अच्छे से लग गया, सक्सेसफुली लेड एक्सेप्ट ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे नहीं लग पाया डिफरेंट साइजेज होने के कारण। क्यों? क्योंकि पहले जो बायर बोला था कि चलिए आप इंस्पेक्ट कर लीजिए सेकंड फ्लोर को, तो वहां पे सेलर नहीं गया था देखने, ठीक है। द टाइल्स फिटेड इन द पार्किंग स्पेस, पार्किंग में तो अच्छे से लग गया, ठीक है। और पार्किंग के लिए क्या बोला था ऊपर सेलर कि कार पार्किंग के लिए जो है वो थोड़ा सा हैवी वेट नहीं उठा पाएगा। ओके, ये चीज बोला था कि टाइल्स कैन बियर ओनली रीजनेबल वेट, हैवी वेट वो नहीं उठा पाएगा। अब सुनिए पार्किंग स्पेस एल्सो गुड डैमेज, जैसे ही ट्रक उस पे आया, व्हीकल जो जिस पे सामान बना रहा था, तो जो लगे हुए थे टाइल्स किस पे? पार्किंग स्पेस पे, वो सारे टूट गए, ठीक है। सीमेंट आ रहा था इससे टूट गया। अब मिस्टर के जो थे भाई साहब वो बोले कि एक तो कि हमारा पार्किंग में के सारा टूट गया, मेरा सेकंड फ्लोर में भी अच्छे से फिट नहीं हुआ, ठीक है। जो मार्बल्स थे वो सेकंड फ्लोर में भी फिट नहीं हुए थे। तो मिस्टर जे जो थे उनसे मिस्टर के बोलते हैं कि रिप्लेस करो मार्बल, ठीक है, एंड टाइल्स, टू विच मिस्टर जे रिफ्यूज, कहते कि दोनों रिप्लेस करो तुम। एक तो कि सेकंड फ्लोर का जो मैं बात कहा था तुमसे कि मेरा सेकंड फ्लोर में देख कर लगाओ, तो तुम देखा नहीं था और लगा दिया, तो चलो मेरा रिप्लेस करो मार्बल। और एक तो कि टाइल्स भी टूट गया कार पार्किंग में, उसका भी तुमको भरपाई करना होगा। प्लीज दैट द मार्बल वेयर एज पर द मेजरमेंट वेयर द
एज पर द मेजरमेंट एंड इट वाज अनसेफ टू फिट टाइल्स एट द पार्किंग एरिया। बोले कि वो अनफिट है पार्किंग एरिया के लिए, एज इट कैन नॉट टेक हैवी लोड। ये कौन कह रहा है, सुनिए। मिस्टर जे जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं सेलर। क्या कहते हैं सेलर साहब कि मार्बल जो थे वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही थे, एंड इट वाज अनसेफ टू फिट टाइल्स एट द पार्किंग एरिया, लेकिन पार्किंग एरिया में अनसेफ था। एज इट कैन नॉट टेक हैवी लोड, हैवी लोड इसलिए वो नहीं ले सकता था, ठीक है, तो वो भी टूट गया। और सेकंड फ्लोर में तो आपका साइज लगा ही नहीं। तो यही देखिए अब बोल रहा है पहला कि कैन जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल विद द रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द सोवियत एम्पर। क्या उसको रिफ्यूज कर सकते? देखिए वो रिफ्यूज तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही जो बायर थे वो बता दिए थे अपना कि हमारा जो है सेकंड फ्लोर पे जो तुम लगाओगे वो आप तुम चलो तुम साइज वाइज माप लो, लेकिन यहाँ पे सेलर इग्नोर किया था, तो सेलर को वहां पे लेबल किया जाएगा। लेकिन पूछ रहा कि ड्यूटी क्या क्या होना चाहिए था। देखिए मिस्टर के का ड्यूटी होना चाहिए था, वो तो एक बात तो कह दिए थे कि चलो सेकंड फ्लोर पर भी देख लो। तो सेकंड फ्लोर का जो काम था वो जो मिस्टर जे नहीं गए, तो ड्यूटी था मिस्टर जे को जाने का। और मिस्टर के का क्या ड्यूटी था कि जो मिस्टर जे लगा रहे हैं मार्बल उस चीज के बारे में अवेयर हो जाए और उससे जो है सामान को ना लाए, ठीक है, जो उनका नुकसान हुआ। क्या एम एस मकर्न पे मार्बल का जो है वो इम्पोज किया जाएगा, ये तो खुद ही पहले ही बता दिए थे, ये चीज वो डिस्क्लोज कर दिया था सेलर, ठीक है। आगे आइए। मिस्टर अनिल फॉर्म्ड ओपीसीओ फॉर्म किया है 1% कंपनी 16 अप्रैल 2018 को, और उसका टर्नओवर जो है वो भी क्रॉस कर गया है, 2.25 हो गया है करोड़ में। और उसका फ्रेंड बोलता है कि चलो इसको जो है ओपीसी से कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, प्राइवेट लिमिटेड में। तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जब लिमिटेड जो है अमाउंट वो उससे क्रॉस हो गया, 2 करोड़ से प्लस हो गया, तो आराम से आप कर सकते हैं, ईयर की कोई जरूरत नहीं है। देखिए लिस्टेड कंपनी क्या है, जिसके शेयर्स लिमिटेड है, शेयर्स लिस्टेड है, सॉरी, लिमिटेड कंपनी तो अलग हो गया जिसका लायबिलिटी जो है वो अमाउंट कंट्रीब्यूशन तक होता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी क्या है, जिसके शेयर्स लिस्टेड है। और अनलिस्टेड कंपनी क्या है, जिसके शेयर्स अभी तक लिस्टेड नहीं है, सेबी में कह सकते हैं आप। नोवेशन मतलब कोई नया हम जो है कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं और पिछले वाले को खत्म कर देते हैं, उसे नोवेशन। लेकिन अल्टरेशन मतलब वही वाला रहेगा, बस उसमें चेंजेस ला देना है, वही कॉन्ट्रैक्ट है। अब डिफरेंस बताना है पार्टनरशिप को ओनरशिप, इसमें तो आप साफ बता सकते हैं। पार्टनरशिप में यहाँ पे पार्टनर्स हैं, को ओनरशिप में आपको पता ही है एज लाइक कंपनी, इसमें डिफरेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आगे आइए। एलएलसी इंकॉर्पोरेटेड हुआ है किसमें, सिंगापुर में, ठीक है। उसका ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है, लेकिन इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो फॉरेन कंपनी का है, तो इसका डिफरेंस डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ये था टोटल एक क्विक रिव्यू पूरे का। और हाँ एक दो जो आपको लग रहा है अभी कंफ्यूजन में, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स रहिए। आपका आंसर अगर आप इस मैनर में लिखे हैं, आप प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन सब कुछ दिए हैं, तो आपका फुल में फुल मिलेगा ही मिलेगा।